औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहल्तु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवरेज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। और ये जो एवरेज है ना, क्या एवरेज, ये हमें पर मॉलिक्यूल क्या काइनेटिक एनर्जी इन वन मॉलिक्यूल बताएगी। और इसके साथ ये भी होगा, ये एवरेज बड़ा वसी लफ्ज है, ये एक ऐसी वैल्यू है, ऐसी सेंट्रल वैल्यू है जो साथ ही साथ ये बात भी सपोज करेगी, इस बात को भी अश्योर करेगी कि अगर बॉडी के अंदर मौजूद बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या कर ली जाए, इसी मॉलिक्यूल के बराबर ले ली जाए, तो तब एनर्जी ये आएगी। अगर बॉडी में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो फिर एक मॉलिक्यूल के हिस्से में कितनी एनर्जी आएगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एटम्स, किसी बॉडी के जो एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, हाँ, और इसके जवाब मैंने बड़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में दे दिए। जी उस आप बता दें, जी आप बता दें। हाँ, अल्लाहु अकबर। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एटम्स को पढ़ा था। पहला पॉइंट था ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दूसरा यह था कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर ए बॉडी आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। मोशन होगी तो काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर का कि जनाब जो किसी भी बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी मोशन की वजह से, वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं। भूल गए, समझ आया? तो ये काइनेटिक एनर्जी अब हर पार्टिकल के पास है। मेरी बॉडी में मौजूद तमाम पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है। अब अगला सवाल ये है, क्या उन तमाम की एनर्जी सेम होगी? टॉफियों की एग्जांपल देता हूं कि अगर सब बच्चों के पास अनइक्वल नंबर ऑफ टॉफीज हो तो मैं क्या करूंगा? सारे झगड़ोगे। उस झगड़े को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? और जितने बच्चों की तादाद उस पर डिवाइड करके सबको बराबर बराबर टॉफी दे दूंगा। गौर से सुन लो कि एक क्लास में मौजूद तमाम बच्चों की टॉफी मैंने इकट्ठी की और यहां पर रख ली। मेरी बॉडी में जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मैं सारों की काइनेटिक एनर्जी को इकट्ठा कर लूं, वो टोटल थर्मल एनर्जी होगी मेरी बॉडी में। उसे हीट एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी पूरी बॉडी की एनर्जी बताती है कि अगर बॉडी में 10 मॉलिक्यूल्स है तो उन 10 मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है। और टोटल कैसे पता चलेगी? सबकी एनर्जी को इकट्ठा कर लो। समझ आ गया? लेकिन एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज टोटल नहीं बताएगी बल्कि टोटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी तमाम मॉलिक्यूल्स। तो फिर पर मॉलिक्यूल क्या एनर्जी आएगी? मेरी बात समझ आ रही है ये नहीं आ रही? पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी आएगी दैट विल बी द हीट, दैट विल बी द हीट। अभी भी नहीं समझ क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, thermal energy is the total amount of kinetic energy present in the molecules of a substance.
ये टोटल है, और टेम्परेचर क्या है, एवरेज। एवरेज का क्या मतलब है, क्या अगर हम ये फर्ज कर लें कि तमाम मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी क्या सेम, तो फिर पर मॉलिक्यूल एनर्जी क्या है, ये लिखा था काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा इट इज इफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज सेम देन एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, फिर एक मॉलिक्यूल के हिस्से में कितनी एनर्जी आएगी, वो जो एनर्जी होगी वो टेम्परेचर होगा, इसे कहते हैं एवरेज। एवरेज बताएगा एक मॉलिक्यूल के पास कितनी है, और साथ ये भी बताएगा कि सबके पास भी इतनी ही होगी, सिर्फ एक के पास नहीं है, सबके पास इतनी एनर्जी, पर मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी आ रही है, और बाकी सबको भी यही मिलेगी। द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन ईच, हर मॉलिक्यूल के पास ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हीट क्या होती है, टोटल, सारे डाब यहाँ इकट्ठी की, यहाँ रख ली, टोटल आ गया, हीट आ गई। वही वजह थी ना लड़ने की, नहीं समझ आया, हीट आपको टोटल एनर्जी देगी, थर्मल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस है। लेकिन जब उसे आप मॉलिक्यूल पर डिवाइड करेंगे तो फिर वो बराबर हिस्सों में टूट जाएगी, और हर मॉलिक्यूल को उतनी एनर्जी मिलेगी, उसे हम एवरेज कहते हैं। अभी भी नहीं समझे, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था प्रीवियस लेक्चर में, वो कौन बच्चा मुझे अब बताएगा, हीट और टेम्परेचर में फर्क पता चल गया, और टेम्परेचर आपको ये बताएगा कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, हीट किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। और याद रखना, जो आपके कोई भी बॉडी है उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनकी मोशन की वजह से होती है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैटर। मॉडल याद है ना, तो दूसरा पास्टुलेट कहता है मॉलिक्यूल्स इन द कॉन्टिन्यूअस मोशन है, तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। और तीसरा पास्टुलेट ये कह रहा था कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, याद आया, अट्रैक्शन का मतलब क्या है, उनमें जमीन क्या करती है, इस टिश्यू को नीचे खींच रही है, नहीं खींच रही, तो उस खिंचाव की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अगर जमीन खींचना बंद कर दे तो जो ग्लास है वो यहाँ पे खड़ा रहेगा, कोई एनर्जी नहीं है। तो अट्रैक्शन और डिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी चीजों में आ जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, पहली बात तो उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड्स भी होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो चीजों में एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन होती है। किसकी वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो केमिकल बॉन्ड्स इन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मॉडल का एक नया वर्जन ये है कि ऑल बॉडीज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दूसरा ये कहता है ऑल मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन, और तीसरा पार्ट ये कहता है ऑल मॉलिक्यूल्स हैव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। तो समझो नहीं समझे, याद रखना कि हीट थर्मल वर्क है, एक हम फिजिकली फोर्स लगा के वर्क करते हैं ना, जब आप अपने हाथ को किसी दूसरी बॉडी के साथ टच करते हैं तो आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स दूसरी बॉडी के मॉलिक्यूल के साथ टच होते हैं। तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इनसे क्या होगी, कम होगी, तो आपको ठंडक फील होगी, और वो आपकी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे काइनेटिक एनर्जी लेके इसके बराबर अपनी काइनेटिक एनर्जी करने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो फिर आपका हाथ जो है इसको तपश फील होगी, और अगर वो तपश एक खास हद से बढ़ गई तो फिर आपका हाथ डैमेज भी हो सकता है। वो इतनी तेजी से मूव करवाया कि आपके हाथ के मॉलिक्यूल्स ही डैमेज हो जाएंगे, बॉन्ड ही टूट जाएंगे। क्लियर हुआ, हाथ सड़ जाएगा। तो फिर जो सेंसेशन आपको होगी दैट सेंसेशन इज कॉल्ड द हॉटनेस, उसे गर्मी कहते हैं, आपको गर्म लगेगा। थर्मल कांटेक्ट क्या होता है ये बताओ, थर्मल कांटेक्ट ये है आपकी पढ़ाई। थर्मल कांटेक्ट क्या होता है, देखिए मैंने थ्रू विच हीट कैन फ्लो, एक ऐसा कनेक्शन जिससे हीट फ्लो कर सके फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। दो बॉडीज के दरमियान में एक ऐसा कनेक्शन जिसमें हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या कर सके, फ्लो कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल कांटेक्ट। तो नॉन थर्मल कांटेक्ट क्या होता है, थ्रू विच हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। अब आपने ग्रीन हाउस में जो पौधे उगाए हुए हैं, आपने क्या किया होगा,
एटमॉस्फेयर के साथ पौधों का नॉन थर्मल कांटेक्ट बना हुआ। कौन सा कांटेक्ट? तो हीट जो है वो पौधों से बाहर इन्वायरमेंट की तरह सफर नहीं कर सकती और बाहर से पौधों की तरह सफर नहीं कर सकती। आप समझ आए? पॉलीथीन जो है उसके तरीके से जो कनेक्शन बनेगा वो नॉन थर्मल होगा, उससे हीट पास। जैसे आप पानी डालते हैं बाल्टी में, उसके अंदर रॉड डाल के पानी गर्म कर रहे होते हैं, पानी के अंदर बिजली होती है लेकिन बाहर बिजली नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि जो बाल्टी है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। ये नॉन कंडक्टिव पाथ होता है। जो बाल्टी है ये नॉन कंडक्टिव कॉन्टेक्ट है आपका और पानी का। क्लियर हुआ? इसी तरह ये तारे हैं, इनके अंदर से बिजली गुजर रही है लेकिन आप तार को हाथ लगाएं आपको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन इंसुलेशन के अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। तो ये नॉन कंडक्टिव आपके पास है। समझ आया? आगे देखो। तो ये अब पहले सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया था कि अगर टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, न किसी की ज्यादा न किसी की कम। अब ये दूसरे सवाल का जवाब आपको बड़ा अच्छे तरीके से मिलेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम समझ आ गया था? क्या आपने एक हॉट बॉडी को एक कूल्ड बॉडी से जोड़ा और थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? जो हॉट बॉडी होती है उसे जो हीट करती है, हीट है वो फ्लो करती है टुवर्ड्स द कूल बॉडी और आस्ता आस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते दोनों बॉडीज का, और इसका कम होगा उसका बढ़ जाएगा तो दोनों का टेम्परेचर बराबर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब तवाजुन। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? ऐसा तवाजुन जिसमें दोनों बॉडीज की थर्म यानी हीट क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो बच्चे देखिए मैंने अभी आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में बताया। पहला पार्ट तो आप सबको पता है कि ऑल बॉडीज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा ही है। दूसरा उन्होंने कहा कि ऑल मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी और तीसरा कहता है ऑल मॉलिक्यूल्स हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी कितनी तरह की होती है? एक काइनेटिक, दूसरी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टोटल को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी के टोटल को थर्मल एनर्जी कहते हैं। अभी भी नहीं समझे? काइनेटिक एनर्जी के टोटल को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के टोटल को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी? केमिकल बॉन्ड्स है ना, तो उनकी वजह से जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स में स्टोर्ड होगी उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। और ये सेकंड पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर का। याद आया? तुम तो भूल गए हो बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ molecules, the energy present in the atoms and molecules of a substance due to the bonds and intermolecular forces between them is called potential energy. bonds और intermolecular forces की वजह से जो एनर्जी होगी वो potential energy होगी। और internal energy का the sum of kinetic and potential energies of all atoms and molecules of the particles of a substance is called their internal। समझ आ गया? इसे internal energy कहते हैं, अंदरूनी तवानाई। दो तरह की होती है दोनों। इसे टोटल एनर्जी भी कहते हैं बॉडी की, इंटरनल या टोटल एनर्जी। थर्मामीटर का एक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेंपरेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामेट्री क्या है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ यूजिंग द थर्मामीटर। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेजरिंग द टेंपरेचर इज कॉल्ड थर्मामेट्री। ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ थर्मामेट्री क्या है कि जब if two bodies at different temperatures are joined together after a certain time they will attain the same temperature। बस समझे? अब थर्मोमेट्रिक मटेरियल या थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। पहले बात तो मुझे आप ये बताएं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मटेरियल्स को छोड़ दे, प्रॉपर्टी को बोल। प्रॉपर्टीज वो खुसूसियात। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टी दैट चेंजेस बाय द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जी ये मैंने बताया हुआ। जैसे चीजें गर्म करने पे फैलती हैं, कुछ चीजों का स्ट्रिप थर्मामीटर में मैंने बताया, गर्म करने पे रंग तब्दील होता है, क्रोकस का फूल खुलता है, उसका खुलना और बंद होना थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। The property that changes itself by a change in the temperature, a variation in the temperature is called thermometric property। और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है? अब कहीं पे हम थर्मल एक्सपेंशन को यूज करेंगे, चीजों को गर्म होकर फैलने को यूज करेंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। कहीं पे मैं की बात बताऊं, कुछ चीजों के अंदर से जो करंट गुजर रहा होता है, क्या गुजर रहा होता है? ये जो वायर्स है ना, इनकी करंट को गुजारने की जो एबिलिटी है, जो इनकी कंडक्टिविटी है, वो भी टेम्परेचर के चेंज होने से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो करंट गुजारने की सलाहियत को भी हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करने में इस्तेमाल। थर्मल कंडक्टिविटी जो है, थर्मल नहीं सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है
इसको भी हम यूज करते हैं एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मल कंडक्टिविटी को भी हम एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। So, जनाब अली, those materials whose properties are changed, वो मादा जात जिनकी खुसूसियात टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाए। अब वो कौन सी खुसूसियात है? वो रंग भी हो सकता है, वो लंबाई भी हो सकती है, नहीं समझ आ रहा? हाँ, वो एरिया भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये मोटी मोटी खुसूसियात वो खुल भी सकती है, बंद भी हो सकती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो those materials whose properties are changed, वो मादा जात जिनकी खुसूसियात जो है तब्दील हो जाए विद द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में तब्दीली के साथ, ठीक है, आर कॉल्ड थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स। ऐसे मादा जात को थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स बोला जाता है। सब्सटेंसेस शोइंग अ चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज, वो मादा जात जो अपनी खुसूसियात में तब्दीली जाहिर करें, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन देयर टेम्परेचर, अपने दर्जाए हरारत में तब्दीली की वजह से, आर कॉल्ड कहलाते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, कुछ मादा जात जो है वो फैल जाते हैं गर्म करने पे। सम चेंज देयर कलर्स, कुछ अपना रंग तब्दील कर लेते हैं। आप समझ आ रहा है? कुछ गर्म करने पे फैलते हैं तो उनकी जो साइज में चेंज आता है उसको हम मेजर करते हैं, और साइज में जो चेंज आएगा उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा एल बाय एल नॉट, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होने से बॉडीज की क्या होती है? बॉडी में स्ट्रेन आता है। अगर वो लेंथ में आए तो उसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, और अगर वो वॉल्यूम में आए तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जो इसी चैप्टर का हिस्सा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सम चेंजेस देयर कलर, कुछ का रंग तब्दील हो जाता है। लोगों को गुस्सा आता, रंग लाल हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ता नहीं बढ़ता? मेरी तरफ गौर से नहीं देखना, आगे चलते हैं। सम चेंजेस देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो कुछ की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो तब्दील होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट गुजारने की सलाहियत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। करंट के खिलाफ जो अपोजिशन होती है मटेरियल की वो बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। अब तीन डेफिनेशन इकट्ठी करने लगा। अगर एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी है। स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करना इनर्शिया है। स्टेट ऑफ, याद रखना, इन इस शेप और साइज में जो रेजिस्टेंस है वो इलास्टिसिटी है। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट the flow of charges through it is called electrical resistance। इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी भी नहीं समझे? अगर नहीं समझे फिर कुछ भी नहीं समझे आप लोग। जब किसी बॉडी के अंदर से चार्ज फ्लो करता है तो क्या वो बॉडी उसको रोकती नहीं होगी? चार्ज के फ्लो को अपोज करती है बॉडी, क्यों नहीं करती बॉडी अपोज? तो उस अपोजिशन को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी भी नहीं समझे? बोलो भाई, समझियो? The ability of a body to resist any change in its state of motion is called its inertia. Any change in its shape or size is called elasticity. Any change in the flow of, to resist any change to the flow of electrical charges is called its electrical resistance। समझ आ गया? अब बच्चे आपको थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की समझ आ गई है। अच्छा, मैं बता कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी दैट चेंजेस इटसेल्फ बाय चेंज इन टेंपरेचर इज कॉल्ड इट्स thermometric property। substances having thermometric properties are called thermometric substances। ये भी डेफिनेशन क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, सम चेंज देयर कलर, सम चेंज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नियरली, तकरीबन ऑल सब्सटेंसेस, सारे के सारे मादा जात एक्सपैंड ऑन हीटिंग, गर्म करने पे फैलते हैं। चीजें गर्म करने पे फैलती है। कभी रेल की पटरी के दरम्यान में देखा गैप होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में उनकी जो लंबी दीवार होती है उसके अंदर भी क्या होता है? गैप होता है। आप होमवर्क स्कूल चले जाए ना, अब मुझे नहीं पता होमवर्क स्कूल किस किसने देखा हुआ है,
तो होमवर्क स्कूल का जो नीचे वाला ब्लॉक है, जो ऊपर वाला ब्लॉक है, उसके दरम्यान में उन्होंने गैप रखा हुआ। वो लंबी बिल्डिंग है, तो जो गैप रखा हुआ किस लिए रखा हुआ? ताकि जब गर्मी आएगी तो दीवारें फैलती हैं, तो उस फैलाव को अकोमोडेट करने के लिए, उसको बियर करने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए बिल्डिंग में सलाहियत होनी चाहिए। तो वो उन्होंने वहां पे गैप रखा हुआ बिल्डिंग में। एक ये है, फिर 5-6 रूम छोड़ के फिर आगे गैप है, फिर आगे गैप है। तो बच्चे सोचा, हम भी सोचा करते थे ये क्यों है, जब हमने ये पढ़ा हमने कहा अच्छा इसलिए रखा हुआ, ठीक है। पर हम कहते थे ये देखो जी बीच में हमें गैप छोड़ दिया हुआ है, दिमाग खराब हो गया इनका, अजीबो गरीब ही काम करते हैं स्कूल वाले, लेकिन वो हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हम ही बेवकूफ थे। ठीक है जी। तो नियरली ऑल सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, सारी चीजें गर्म करने पे फैलती हैं। मैक्सिमम अब देखें तारे जो होती है ना, बंदा कहता है खींच के इनको खंभों पे लगाना चाहिए, लेकिन बेटा थोड़ा सा उनके दरम्यान में दिया होता है उन्होंने, क्या एक थोड़ा सा उनको झुकाव दिया होता है, खम दिया होता है, क्योंकि जब सर्दियां आएंगी तारे खींचेगी तो सीधी हो जाएगी, गर्मियां आएंगी तो वो एक्सपैंड करके थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो इसका फायदा ये होता है तार टूटती नहीं, वरना अगर आप पहले खींच कर गर्मियों में उसको बांध दें तो सर्दी आएगी तो तारे क्या होगी, सुखड़ेगी, सुखड़ कर वो और खींचेगी, हो सकता है खंभे टेढ़े हो जाए। ये पानी जो है, ये भी मैं कह रहा हूँ, ये जो छतों में पानी है ये दरारों के अंदर बैठा हुआ है, जब सर्दियां आती है तो ये पानी फैलता है और दरारों को और बड़ा कर देता है। ये जो पहाड़ टूटते हैं ना सर्दियों में, खास तौर पे लैंड स्लाइडिंग होती है, सर्दियों में होती है, गर्मियों में नहीं होती। स्लाइडिंग जो होती है ना पहाड़ों पे, जो पहाड़ फिसलते हैं, वो सर्दियों में होती है, गर्मियों में नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, सर्दियों में क्यों होती है, इसका जवाब इसी चैप्टर में दे दूंगा आपको। तो नियरली ऑल द सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तकरीबन सारे मादाजात गर्म करने पे फैलते हैं। लिक्विड्स आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जो मायात है वो भी गर्म करने पे फैलते हैं, ठीक है। एंड आर सूटेबल एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स, तो जो आपके मायात है, माया जैसे आपका पानी है, आपका थर्मामीटर में जो मरकरी है, मरकरी लिक्विड होता है, फ्लो करता है मरकरी, देखा कभी मरकरी आपको? तो जनाब लिक्विड्स आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, लिक्विड भी जो है वो फैलते हैं गर्म करने पे। एंड आर सूटेबल, और वो क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं, फायदेमंद होते हैं एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स, ठीक है, मुनासिब होते हैं बतौर थर्मोमेट्रिक मटेरियल। ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड, गौर से सुनना, वो लिक्विड जो टेम्परेचर मुहैया करने में इस्तेमाल होगा, शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उसके अंदर ये खुसूसियात होनी चाहिए। कितनी खुसूसियात? 7। पहला, इट शुड बी विजिबल, उसका कोई रंग होना चाहिए, नहीं समझ आया, वो आपको नजर आए, रंगदार हो। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इसका मतलब समझ आया? थर्म का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। अब बेटा जब आप किसी चीज को हीट देंगे तो वो फैलेगी ना, है ना। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरू में ज्यादा फैलती हैं और बाद में, तो ये थर्मल एक्सपेंशन तो यूनिफॉर्म ना हुई। अब मेरी बात समझ आ रही है? मतलब एक चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आपने राइज किया, उसकी एक्सपेंशन हुई, फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर हुई, आपने फिर 2 डिग्री सेल्सियस किया टेम्परेचर चेंज, तो अब तो 2 मिलीमीटर हो जानी चाहिए ना एक्सपेंशन। मतलब हर 1 सेंटीमीटर, एक डिग्री सेल्सियस अब टेम्परेचर को चेंज करे तो एक्सपेंशन भी 1 यूनिट चेंज हो, तो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है। अब एक मटेरियल ऐसा है कि आपने उसको गर्म किया, जब आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज किया तो वो 10 मिलीमीटर एक्सपेंड किया। आपने 2 डिग्री सेल्सियस चेंज किया तो वो 15 हो गया। तो पहले में 10 था, अब दूसरे में क्या हो गया, दूसरे चेंज इन टेम्परेचर में हालांकि चेंज उतना ही आया लेकिन एक्सपेंशन उतनी नहीं हुई। तो याद है मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, याद है नहीं याद? थर्मल एक्सपेंशन शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब ये है कि जो चेंज इन द साइज ऑफ द मटेरियल आ रहा है फॉर 1 डिग्री केल्विन राइज इन टेम्परेचर, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। याद है, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो अगर इफ ए बॉडी एक्सपैंड्स इक्वली फॉर इक्वल चेंजेस इन टेम्परेचर, इतनी अच्छी डेफिनेशन मिल गई आपको। इफ ए बॉडी एक्सपैंड्स इक्वली for equal changes in temperature, then that type of expansion is called uniform expansion. अब नहीं बात समझ आई? 1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर चेंज किया तो जितना चेंज आया दूसरे में भी, अगर 1 मिलीमीटर दूसरा मतलब आपने 2 किया तो 2
3 किया तो 3, 4 किया तो 4 मिलीमीटर लेंथ में या साइज में चेंज आना चाहिए। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। और आपने 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया तो उसमें तो आ गया 10, आपने 2 डिग्री सेल्सियस में 15 आ गया। तो ये जो एक्सपेंशन है ये यूनिफॉर्म एक्सपेंशन नहीं है। फॉर इक्वल चेंज इन टेम्परेचर बॉडी एक्सपेंड्स इक्वली, दिस मीन्स द बॉडी इज एक्सपेंडिंग यूनिफॉर्मली थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हरारती फैलाव जो है वो यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है। अभी भी समझे नहीं हो? इट शुड हैव ए लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब है? अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे किस स्टेट में बॉडी होती है? फ्रीजिंग पॉइंट पे बॉडी क्या बन जाती है? सॉलिड, यहां पे सॉलिड होगी। फ्रीजिंग पॉइंट के बाद बॉडी क्या होती है? और बॉइलिंग पॉइंट के बाद बॉडी क्या होती है? अभी भी नहीं समझे? तो क्योंकि हमने थर्मामीटर में क्या यूज करना? लिक्विड यूज करना। अगर उसकी अपनी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई तो बेटा एक बात याद रखना, वो ओरिजिनल चेंज इन टेम्परेचर को शो फिर नहीं करेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं आपको इंशाल्लाह किसी चैप्टर में समझाऊंगा। याद रखना, जो आप हीट बॉडी को देते हो ना, क्या जो हीट आप बॉडी को देते हो ना, वो हीट 2 काम करती। गौर से सुनो, मुझे ये बताओ, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स कितने काम करती है? वेरी गुड। कौन कौन से काम करती है? चेंज इन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज करेगी या उसकी डायरेक्शन का नहीं, मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज करेगी या उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी। मैग्नीट्यूड में चेंजेस 2 तरह का, या उसको इंक्रीज करेगी या उसको, अगर डायरेक्शन में लगे तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी, डायरेक्शन के अपोजिट लगे तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगी, और अगर डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री पे लगे तो फिर डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अब बच्चे इसी तरह की एक चीज यहां समझ लें, जब आप किसी बॉडी को हीटअप करते हो, हीटअप करने का क्या मतलब है? उसको चूल्हे पर रखते हो, समझ आया? उसको चूल्हे पर रखते हो, उसके अंदर हीट डालते हो, तो बेटा याद रखना, जो हीट आप बॉडी को देते हो कितने काम करती है? 2 में से एट ए टाइम कितने काम करेगी? 1 काम करेगी। या तो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। क्लियर हो गया? अगर हीट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बॉडी की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जब आप पानी को हीट कर रहे हो ना, हीट कर रहे हो, पानी गर्म हो रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पानी बॉयल, जब पानी बॉयल दे, बर्फ है, -30 डिग्री सेल्सियस में बर्फ है, आपने हीट करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया? उस वक्त तक बर्फ नहीं पिघलेगी जब तक टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से पहले बर्फ कभी भी नहीं पिघलेगी। जब तक सारी बर्फ का टेम्परेचर कितना ना हो जाए, बर्फ नहीं पिघलेगी। जो मर्जी कर लो तुम, नहीं पिघलेगी बर्फ, जो मर्जी कर ले आप। अब मेरी बात समझ आ रही है? ये नहीं आ रही? तो बच्चे मैं जो बात आपको समझा रहा हूं, जब कोई चीज पिघल रही होती है तो उसका टेम्परेचर चेंज। अब जो आप हीट देते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या करती है? ओवरकम करती है, डिक्रीज करती है। और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं क्योंकि बॉडी सॉलिड स्टेट में तो उसके दरम्यान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होती है। तो जब कोई बॉडी पिघलने लगती है तो जो हीट आप दे रहे होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करती है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज, किसको चेंज करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी छुपी हुई एनर्जी है, वो सामने नहीं आएगी, थर्मामीटर नहीं बताएगा कि वो हीट किधर जा रही है, थर्मामीटर 0 पे रहेगा। जब तक सारी बर्फ पिघल कर पानी ना बन जाए, आप कहेंगे यार बर्फ पिघल रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि भाई साहब अब फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो वो एनर्जी जो बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब टेम्परेचर को चेंज करे, समझ आ नहीं यार? उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। कौन सी हीट? और वो एनर्जी जो बॉडी की फिजिकल स्टेट को चेंज करे। आपने पानी को हीट किया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया जी 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद जो पानी है वो
100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अपना टेम्परेचर नहीं जाने देगा। जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा वो स्टीम बन जाएगा, पानी रहेगा नहीं, फिजिकल स्टेट चेंज हो। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ये बेल्टिंग पॉइंट भी कांस्टेंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एक प्योर मटेरियल। कुछ मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो बेटा जी अगर चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम हुआ, आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? चीज का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब चीज उसके बाद पहली बात तो लिक्विड ही नहीं रहेगी, गैस में चेंज हो जाएगी। और दूसरी बात वो जो हीट उसका टेम्परेचर चेंज करके उसको फैला रही थी, वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगी, जो कि थर्मामीटर पे आपको दिखेगी नहीं। वो हीट उसके अंदर छुपती जाएगी, वो थर्मामीटर से मेजर। अब बात समझ आई है या नहीं आई? सोलह वालों बात को समझने की कोशिश करो। आपको समझ आया? ये मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा आपको जब तक मैं दोनों टॉपिक आपको, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के दोनों टॉपिक आपको समझाना ना दूं, तब तक आपको मेरी ये बात समझ नहीं आनी। पर फिलहाल इतना याद रख लो कि वो चीज इतना जल्दी ना जमे। अगर वो जमेगी तो फिर भी नुकसान है, ठीक है? अगर वो बॉयल कर जाएगी, वो इवेपोरेट कर जाएगी तो फिर भी नुकसान है। आपका थर्मामीटर की रेंज इतनी ज्यादा नहीं होगी, समझ आ नहीं है? तो जितना बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा आपका थर्मामीटर उतना ज्यादा टेम्परेचर मेजर कर सकेगा, और जितना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा उतना लो टेम्परेचर आपका थर्मामीटर मेजर कर सकेगा। फिलहाल के लिए इतने पे इत्तिफाक कर लो, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताता हूँ। बात समझे हो नहीं समझे? तो ये बातों की बात है सबसे बड़ी बात। लेकिन मैंने अभी फिलहाल जो आपको बताने की कोशिश की है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। जो हीट आप बॉडी को देते हैं वो एट ए टाइम एक काम करेगी, या तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी या पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। दो काम नहीं करेगी, एट ए टाइम एक काम करेगी। वो हीट जो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी वो होगी स्पेसिफिक हीट, और वो हीट जो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी वो होती है लेटेंट हीट, और उसकी पिमाई थर्मामीटर नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर बॉडी का टेम्परेचर कब चेंज होता है? जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। नहीं समझे? काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होती जब बॉडी पिघल रही होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रही हैं। तो वो हीट जो आप बॉडी को देते हैं वो फिर क्या करती है? वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, छुप जाती है अंदर जाके, थर्मामीटर पे नजर नहीं आती। इसलिए हम इसको कहते हैं लेटेंट, छुपी हुई। लेटेंट का मतलब मख्फी, खुफिया हीट। अभी भी नहीं समझे? भूल गए हो? तो इसके पीछे बड़ी दुनिया आबाद पॉइंट के पीछे कि इट शुड बी विजिबल। विजिबल होगा, रीडिंग लेना आसान होगी। उसकी थर्मल एक्सपेंशन क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। अगर थर्मल एक्सपेंशन नॉन यूनिफॉर्म होगी तो टेम्परेचर सही मेजर नहीं होगा, स्केल यूनिफॉर्म नहीं होगा, स्केल वेरिएबल होगा, नया झगड़ा। आगे चलूं? इट शुड हैव लो फ्रीजिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी? इट शुड नॉट वेट द ग्लास। अब ये क्या? पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? इट शुड नॉट वेट द ग्लास का क्या मतलब है? इसका जवाब दे दो। इट शुड नॉट वेट द ग्लास। सवाल ये कि कितना ही अच्छा आपको लगता होगा कि बच्चे के कपड़े या आपके कपड़े इस तरह के हों कि पहली बात गौर से सुनना, पहली बात क्या कि वो गीले ना हो। ऐसे कपड़े जिन पर पानी फेंके पानी सारा नीचे गिर जाए, कपड़े गीले ना हो। दूसरी बात, आप उनके ऊपर स्याही फेंके, स्याही ना लगे नीचे गिर जाए, कपड़े गंदे ना हो, उन पे दाग ना लगे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? चिपके मत, कोई चीज उनके साथ ना चिपके और वो किसी चीज का एब्जॉर्ब ना करे। ऐसे कपड़े अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे? लड़कियां तो कहेंगी धोने नहीं पड़ेंगे, सुखाने भी नहीं पड़ेंगे। नहीं समझ आया? सर जल्दी बताएं ऐसे कपड़े कैसे तैयार होते हैं? पहले मरकरी को देख लो, ये है मरकरी, ठीक है? ये देख रहे हो? एक जगह पे इकट्ठा पड़ा रहता है, रहता नहीं है। ये देखो गोल गोल देख रहे हो? ऐसा लगता है जैसे लोहे की गोलियां, लेकिन ये लोहे की गोलियां नहीं है। इसको हाथ लगाओगे तो ये जैसे पानी है ना, पानी इस तरह लिक्विड है। कभी देखा? पहले कह रही थी नहीं देखा। हाँ, अभी याद आ गया, चलो ठीक।
ये इस तरह का होता है, स्टोर से, साइंटिफिक स्टोर से। ठीक है। एंड इफ यू वांट कि मैं आपको यूट्यूब पे, तो यूट्यूब भी सिग्नल सही नहीं आ रहे, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वो आपको मैं तो अभी दिखा रहा जनाब। तो मैंने कहा यू शुड नॉट वेट द ग्लास। तो मैंने जो कहानी सुनाई है कपड़ों के अंदर पानी एब्जॉर्ब ना हो, बेटा याद रखे, बाद का देखे आप इस बोतल में आपने पानी डाला हुआ तो उसके कतरे ऊपर चिपके रह जाते हैं ना, ये नहीं रहते। जब कतरे ऊपर चिपके रह जाएंगे तो वो पानी फिर इस बोतल के अंदर नहीं रहेगा जो मैंने डाला था, और जिसके जरिए से मैंने स्केल बनाया। जो आप स्केल बनाते हैं ना थर्मामीटर का, वो उसके अंदर जो आपने लिक्विड डाला था उसकी क्वांटिटी के मुताबिक बनाया। अब अगर जो आपका थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है, जो लिक्विड है, वो शीशे की सतह के साथ चिपक जाए तो बल्ब में क्या वो लिक्विड जाएगा? नहीं जाएगा। इस तरह आपका टेम्परेचर आप सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते। लेकिन थर्मामीटर की ये सिफ्त है कि ये दूसरी चीजों के साथ नहीं चिपकता, अपने साथ चिपका रहता है। ये शीशे की नली के साथ जैसे पानी के कतरे लगे रह जाते हैं ना, ये कभी भी नहीं लगेगा। ये आपस में, इसकी आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए देखा गोल गोल गोलियों की फॉर्म में, दूसरी चीजों के साथ नहीं चिपकता। तो इट शुड नॉट वेट द ग्लास, ये गिलास की सरफेस के साथ चिपकना नहीं चाहिए, उसको गीला ना करे। मैं वो मरकरी लाए तो मैं उसमें उंगली डुबो के ऐसे करता कि मेरे हाथ को लगेगा, पानी में उंगली लगा तो उंगली गीली हो जाती है ना। सोचा था मेरी उंगली गीली होगी, लेकिन मैं जैसे उंगली बाहर निकालता तो उंगली खुश्क होती, उसके साथ कुछ भी नहीं लगता। तो इसकी सिफ्त है कि ये चीजों को गीला नहीं करता, उसके साथ चिपकता नहीं। इट शुड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बड़ी मजे की बात है कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो यूनिफॉर्म होगी ही तब जब उसके अंदर से हीट अच्छे तरीके से फ्लो कर सके। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, पॉलीथीन है, इसके अंदर से हीट फ्लो नहीं कर सकती भाई। लकड़ी है, आप लकड़ी का दरवाजा या बाहर निकाल दें, बाहर सख्त सर्दी होगी, अंदर क्या होगा? गर्म होगा। क्यों? लकड़ी से हीट नहीं गुजर सकती। समझ आया नहीं है? तो इट शुड बी ए कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा ना हो कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उससे हीट फ्लो कर ही ना सके। तो वो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए हीट का। जवाब क्या है? वाई। ऐसा क्यों है? दीजिए जवाब जी। जैसे लोहे का चमचा ना आप रखे ना चूल्हे पे, एक सिरा आप गर्म कर रहे हो, आपके हाथ वाला सिरा ऑटोमेटिकली गर्म क्यों हो जाता है? क्यों गुजर सकती है? अगर गुजरती है तो किस तरीके से गुजरती है? लोहे का चमचा तो वैसे ही रहता है। वो कौन सी चीज है जिसने वो हॉट एंड से कूल्ड एंड की तरफ हीट को मुंतकिल किया? तो बेटा बात याद रखना, ये जो आपकी सॉलिड बॉडीज होती हैं, इनके अंदर जो इनके एटम्स है ना, इनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो आपकी मेटल्स हैं, वो फ्रीली पूरी मेटल की बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। अब जो सिरा आग पर है, वहां के इलेक्ट्रॉन्स गर्म होकर किधर को भागेंगे? ठंडे इलाके की तरफ। और ठंडे के किधर को भागेंगे? तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स अपनी मूवमेंट्स की वजह से हीट एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ पहुंचाते हैं, और रास्ते में आते हुए एटम्स के साथ टकराते हैं, तो अपनी हीट एटम को देकर मजीद हीट लेने चले जाते हैं। समझ आ नहीं है? तो ड्यू टू द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होगा? अगर वो हीट का अच्छा कंडक्टर होगा तो जनाब अली उसकी थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होगी। ये नहीं होगा कि उसका एक सिरा ज्यादा गर्म हो जाएगा और दूसरा सिरा कम गर्म, नहीं, वो इक्वली अपने आप को हीट अप करेगा। क्लियर हुआ? ये रीजन है। दूसरा सातवां जी, इट शुड हैव ए स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका क्या मतलब? उसके टेम्परेचर में जो आपने राइज लाना, मैंने अभी कहा था ना, एक ही टेम्परेचर राइज करेगी, ठीक है? तो उस बॉडी का या उस लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए आपको ज्यादा हीट ना देनी पड़े। अब मैं मिसाल आपकी आपको इस तरह देता हूं कि बच्चों, डॉक्टर है जी, उसके पास एक थर्मामीटर है। अब अगर देखें एक पेशेंट को उसने टेम्परेचर चेक किया तो उसके ऊपर वो टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए तो रुकेगा। अब अगर उसकी स्पेसिफिक हीट क्या हुई? ज्यादा हुई, तो पुत्र जो चीजें देर से गर्म होती है देर से ही ठंडी होती है। अब डॉक्टर साहब ने एक का टेम्परेचर चेक कर लिया और दूसरे का चेक करने के लिए डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, थर्मामीटर 5 मिनट बाद ठंडा होगा, तो फिर मैं दूसरे का टेम्परेचर मेजर करूंगा। अभी भी नहीं समझे? याद रखना, स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज
द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री केल्विन इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। किसी भी बॉडी के 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करने के लिए हीट की जितनी भी मिकदार चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। ये टेम्परेचर को चेंज करने वाली हीट है। अब भी रखा जाता है, समझ आ नहीं है। या वो वाटर भी हो सकता है कि वाटर बहुत जल्दी उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, समझ आ नहीं है। या कोई ऐसी चीज रखी जाती है जो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाए और मुंह में डालने से नुकसान भी ना दे, समझ आया। मैक्सिमम बगल में रखने वाला थर्मामीटर वहां डालते हैं। आजकल वैसे मुंह में डाल ही नहीं रहे, क्योंकि इससे क्या होता है, जिस बंदे को हेपेटाइटिस है ना, डॉक्टर खुद ही बीमारियां मिलाते हैं। अब एक बंदा उसको हेपेटाइटिस है या उसको टीबी है, उसके मुंह में थर्मामीटर दिया, अब उसके लुआब तो लग गया उसको, वो लुआब किसी दूसरे के मुंह में देंगे तो वो जब उसके मुंह में मुंतकिल होंगे वो भी बीमार हो जाएंगे। तब कोशिश ये की जाती है कि किसी का लुआब किसी दूसरे के मुंह में ना दिया जाए, इससे बीमारियां फैलती हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि बगल के अंदर थर्मामीटर रखकर, क्लियर हुआ, टेम्परेचर मेजर कर ले। खून देते वक्त खून के अंदर भी जरासीम होते हैं, मैक्सिमम बीमारियां खून में होती हैं, फिर लुआब में होती हैं। आप मैक्सिमम बच्चे ना बाहर जाके गन्ने का जूस पीते हो, नहीं पीते, तो इससे भी मना बुजुर्ग फरमाते थे। और अब तो टेक्नोलॉजी भी या साइंस भी इस चीज को प्रूव कर रही है कि गन्ने का जूस मैक्सिमम वो लोग पीते जिनके हेपेटाइटिस है। अब वो जब जूस पीते तो उनके लुआब से जर्म्स कहाँ लगते हैं, उनके गिलास को लगते हैं, समझ आ रही है। तो अब एक बंदा तो पी के चला गया, आप दूसरा जाके पिएगा तो वही जर्म्स उसको लगेंगे और उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा, सेहतमंद बंदे भी बीमार हो जाएंगे। तो ये बीमारी की फैक्ट्री है। खास तौर पे आप ऐसी जगहों से जूस पिए जहां से डिस्पोजेबल गिलास में आपको जूस दे, वरना ना पिए। बाहर से होटल से खाना ना खाए, क्यों, वहां हर बंदा आके खाना पीछे। मेरे बुजुर्ग मना फरमाते कि बेटा आप किसी होटल से खाना नहीं खाना। आज मुझे उनकी बातें समझ आती है कि वो ठीक कहते थे हर गंदा बंदा पता नहीं गंदी गंदी बीमारियां उनको होती हैं और वो आके वहां से खाना खाते हैं, तो इसलिए वहां से खाना नहीं खाना। मैं कहता पता नहीं क्यों, इतना मजे का खाना होता है, मना क्यों करते हैं। तो फिर वो एक दिन बैठा बैठा तो मेरे दिल में ये आवाज उठी कि बेटा जी असल में अब तुझे क्या पता था ये जो बंदा बैठ के खा के जा रहा है इसको हेपेटाइटिस था। अब वही चमचा उसने अपने मुंह में लिया और उसी चमचे से तू खाएगा तो फिर क्या होगा, उसका लुआब तेरे मुंह में। उन्होंने बर्तन भी एक ही रखा में ऐसे मारते हैं और चल जी दूसरी प्लेट में, ऐसे मारते हैं दूसरी प्लेट में। सो देयरफॉर कभी भी बाहर अगर आपने खाना खाना हो तो ऐसी जगहों पे खाना खाएं जहां पे डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल चमचे जो है उनमें आपको खाना दिया जाए। अदरवाइज अपने घर के बर्तन बेस्ट। बाहर से चीज ले आए, अपने बर्तन में ले आए और उसे यूज कर लो। अदरवाइज बच्चे ये बाहर से मैक्सिमम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, इसके जन्म मुंतकिल होंगे। एड्स, अब एक बंदा को एड्स है, उसका लुआब लगेगा तो आप जाके वो पिएंगे तो आपको भी वो। हम इंसान है ना, जूठा खा, मैं ये नहीं कहता किसी का जूठा नहीं, अपनी माँ का खाओ ना भी, वो सेहतमंद है, कोई मसला नहीं है, उसमें शिफा होगी उसमें। और अगर आप हर रोज सुबह सुबह उठ के अल्लाह ताला से ये बीमारियों से बिना मांग ले ना, बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम, नहीं समझ आया तो बच्चे अल्लाह पाक आपको बीमारियों से महफूज कर देते हैं। दुआएं हैं वो पढ़े, फिर जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी होगी वो तो लग के रहेगी ना। तो अल्लाह से आप हमेशा आफियत मांगे कि या अल्लाह अगर है भी तो उसको टाल दे। अल्लाह ताला टाल देते हैं, सदके से बड़ी बिलाएं टल जाती है, अल्लाह ताला टाल देते हैं। जब आप अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मुकद्दर चेंज कर सकते हैं, वो और नहीं कर सकता, ठीक है। दुआ करवाएं, दुआओं से मुकद्दर चेंज होते हैं। हाँ, दूसरों से दुआ करवाएं, उससे मुकद्दर चेंज होंगे। सो मैं बात किधर से किधर निकल गई। तो हीट कैपेसिटी को समझ आया कि हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी, अब देखो जो मरकरी है मेरे ख्याल में इसकी हीट कैपेसिटी सबसे कम है। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन तक चेंज करने के लिए ना, राइज करने के लिए बहुत कम हीट चाहिए, और पानी का सबसे ज्यादा है। पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन तक, 1 kg पानी का 1 डिग्री केल्विन तक राइज करने के लिए 4200 जूल एनर्जी चाहिए, 4200 जूल्स। और इधर मेरे ख्याल में 200-300 जूल चाहिए। तो वो चीज है जो गर्म बहुत जल्दी, मतलब उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज कर जाता है और बहुत जल्दी लो हो जाता है। उनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। उनकी स्पेसिफिक हीट क्या, वो हीट है जो टेम्परेचर को चेंज करने के लिए चाहिए, टेम्परेचर राइज या डिक्रीज करने के लिए चाहिए। अभी ये बोलते क्यों नहीं हो,
समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो स्पेसिफिक हीट क्या है? हीट की वो क्वांटिटी जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री केल्विन तक चेंज करने के लिए या तो बॉडी इमिट करेगी या हमसे लेगी। अगर टेम्परेचर राइज करोगे तो हमें देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? अब ये कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई थर्मामीटर डॉक्टर ने पेशेंट्स को चेक करना है। अब अगर थर्मामीटर जो है वो ठंडा और गर्म होने में देर लेगा तो फिर डॉक्टर साहब जहां वो 200-300 पेशेंट चेक करते हैं वहां तो डॉक्टर साहब कहेंगे भाई एक ही होता है, थर्मामीटर की एबिलिटी इतनी है। कुछ समझ आया या नहीं आया? सो ये वजह है कि स्पेसिफिक हीट कम क्यों होनी चाहिए। थर्मामीटर बहुत जल्दी गर्म हो और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाए। और वो गुड कंडक्टर क्यों होना चाहिए? ताकि उसकी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म हो, हर हिस्सा इक्वली गर्म हो। अब देखो आपकी जो बगल है इसके अंदर तो उसका बल्ब होता है, ऐसा ही है। तो अब वो एक्सपैंड कैसे करेगा? जब हीट बल्ब से निकलकर ऊपर तक जाएगी तो वो फिर सारा थर्मामीटर यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करेगा ना। अगर हीट फ्लो ही नहीं कर सकती उसके अंदर, जैसे चमचे में देखो हीट एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ फ्लो करती है, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट फ्लो करती है। समझ आया नहीं है? तो अगर वो अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है, तो फिर बच्चे वो अच्छी मेजरमेंट करेगा, उसकी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होगी। ये कुछ वजूहात है जो मैंने आपको समझा दी है कि एक थर्मोमेट्रिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो विजिबल होना चाहिए, उसकी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि उसकी रेंज बढ़ जाए। उसके बाद वो ग्लास ट्यूब के साथ चिपकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, जो लिक्विड आपने डाला होगा उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और आप टेम्परेचर अच्छे तरीके से मेजर। फिर जनाब अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, ये सपोर्ट करेगा दूसरे पॉइंट को, वरना थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। जनाब 7वां पॉइंट है कि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए, मतलब बहुत कम टेम्परेचर से उसका, ठीक है, बहुत कम हीट से उसका टेम्परेचर राइज कर जाए, उसके टेम्परेचर में चेंजेस आना शुरू। इट शुड बी एफिशिएंट। एफिशिएंट वही चीज होती है ना, वो हसास होना चाहिए। हसास कब होगा? जब थोड़ी सी हीट से उसका टेम्परेचर क्या करेगा? राइज कर जाएगा। नहीं समझ आ? आप भी चाहते हैं ना वो अच्छे तरीके से हीट को सेंस करे, अच्छा सेंसर हो। सेंसर वही अच्छा होता है जो स्मॉल इनपुट पे आपको आउटपुट देना शुरू कर दे, कि थोड़ी सी हीट भी दे तो टेम्परेचर में चेंजेस लाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसका आउटपुट लेने के लिए आपको ज्यादा हीट देने की जरूरत ना पड़े, एफिशिएंट हो, नहीं तो फिर वो एक्यूरेट हो। ये दूसरा और छठा पॉइंट कह रहा है वो एक्यूरेट हो। पहला कह रहा है इट शुड बी इजी टू यूज, उसे इस्तेमाल करना आसान हो, कमजोर नजर वाला बंदा भी आसान कर उसे इस्तेमाल कर सके। ये समझ आ? ये भी एक्यूरेसी का पॉइंट है 5वां। तीसरा और चौथा क्या है? ये भी क्या था? ये भी एक्यूरेसी का पॉइंट है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब ये फिर मैं फर्स्ट चैप्टर में चला जाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लगाऊंगा। सोचिएगा मैं क्या कहना चाह रहा था।